हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका उदाहरण 2 जो है उसको अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो सवाल दिया गया है, द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब यहाँ पे हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है और सवाल कह रहा है कि पहले इसके शून्य ज्ञात करो। तो जब शून्य ज्ञात हो जाएंगे तो फिर उसकी जांच करनी है किन किन के बीच में, शून्यकों और गुणांकों के बीच में। तो एक सूत्र लगेगा यहाँ पे, हम उसका भी यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्रम से सवाल को समझेंगे क्योंकि ये एक प्रकार का पहला सवाल है। अगर ये बन जाएगा तो प्रश्नावली के सवाल आसानी से बनेंगे, एक आइडिया लग जाएगा कि सवालों को करना कैसे है और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, सब कुछ। और दूसरी बात यह है कि हम इस तरीके से इसको हल करेंगे जैसा आपको बोर्ड परीक्षा में करना है, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो यहाँ पे आपको समझ में भी आ जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझो इस सवाल को। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे हल। इसके बाद जैसे ही ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, मान के चलना है ऐसा, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10। तो अपन लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद। इस तरीके से हेडिंग डाल देना है, दिया गया द्विघात बहुपद, और नीचे ये द्विघात बहुपद हम लिख लेंगे, x वर्ग धन 7x धन 10। अब इसमें हमें ये बताना है, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इसमें टोटल कितने पद हैं। क्या आप बता सकते हैं इसमें टोटल कितने पद हैं? इसमें देखो, एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। टोटल कितने पद हैं? 3 पद हैं। अब शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, हालांकि इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने रेखीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद के शून्यक ज्ञात करके बताए हैं आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लिंक है, जाके पूरा वीडियो आप देख सकते हो या क्रम से पढ़ाई कर सकते हो। वापस आइए यहाँ पे, टोटल कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो जब भी आपको कोई द्विघात बहुपद का मतलब होता है अधिकतम 2 की घात हो। कितने की घात हो? अधिकतम 2 की घात हो। कोई भी द्विघात बहुपद आपको दिया रहे और आपको उसके क्या ज्ञात करने हो? शून्य ज्ञात करने हो। बहुत ही अच्छे से समझना, थोड़ा सा धीरज पेशेंस रखोगे पूरा समझ में आएगा। जब भी आपको एक द्विघात बहुपद दिया हो और उसके शून्यक ज्ञात करने हो, तो आखिरी वाला जो पद है, आखिरी वाला जो पद होता है उसका गुणा पहले पद के गुणांक में करना है, यानी x वर्ग के गुणांक में। अब आप कहोगे सर, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, x वर्ग धन 7x धन 10। तो आखिरी पद क्या है? 10 है ना। तो आखिरी पद 10 है और x वर्ग का गुणांक कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे x वर्ग का गुणांक कितना मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आखिरी पद का गुणा x वर्ग के गुणांक में करना है, तो कितना आया? 10 एकम 10, 10 एकम 10। ये मैंने लिख लिया, ये देखो ये लिख लिया। शून्य ज्ञात करने का पहला स्टेप क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो? शून्य ज्ञात करने का पहला स्टेप है आखिरी वाले पद का गुणा x वर्ग के गुणांक में करते हैं। हो जाएगा आपसे? बिल्कुल। तो कितना आएगा? 10 एकम 10। अब ऐसी 2 संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 10 होता है। कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो आपस में गुणा कर दें तो 10 होता है? देखो, सबसे पहले तो 10 गुणित 1, 10 एकम 10 होता है। और बताइए, आप कहोगे 5 दूनी 10, 100 भी 10 होता है। बिल्कुल सही है। और बताइए, अब आप कहोगे सर 2 पंचे 10, तो चाहे 5 दूनी 10 लिख लो, चाहे 2 पंचे 10, है तो वही बात। तो ये लिख लो चाहे वो लिख लो, एक बार लिख गया तो लिख गया। 5 दूनी 10, एक ही बात है। और बताइए, अब नहीं होता। अब एक ग्रुप ये मिला हमें जिनका गुणा 10 होता है और एक ग्रुप हमें ये मिला जिसका गुणा 10 होता है। कौन सा ग्रुप हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, कौन सा सही है, वो डिसाइड करेगा बीच वाला पद। बीच में कितने लिखे? 7x। तो
वो वाला ग्रुप इन दोनों में से सही है जिनका जोड़ना या घटाना 7 आता हो। तो 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 आएगा, 10 में 1 घटा भी दोगे तो 9 आएगा, कभी 7 नहीं आ सकता। लेकिन हमें चाहिए क्या है, 7। क्लियर है ना? तो हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। हमें धन के साथ चाहिए ना, तो हम धन का 5 करेंगे और धन का ही 2 करेंगे और दोनों में x लगा देंगे क्योंकि हमें 7 के साथ x भी तो चाहिए। तो 5x और 2x जोड़ने से कितना आएगा, 7x। समझ पाए कि नहीं? ये शून्य ज्ञात करने की मेथड है। कैसा? सबसे आखिरी वाले पद का गुणा x वर्ग के गुणांक में कर दो, 10 एकम 10। अब ऐसी दो संख्याएं खोजो जिनका गुणा 10 आता है। तो हमें दो संख्याएं मिली। अब उनमें से वो वाली सिलेक्ट करो जो बीच वाली संख्या बता रही हो। तो 5 और 2 7। इतना तो समझ में आ गया होगा, आ गया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें संख्याएं मिली हैं 5x और 2x, तो ये 7x है, इसको नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे 5x और 2x लिखेंगे। बाकी पहला पद और आखिरी पद ज्यों का त्यों। तो पहले लिखेंगे x वर्ग, फिर प्लस लगा है तो प्लस, जो 7x है ना इसकी जगह पे हम लिखेंगे 5x प्लस 2x। अब कई बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर 2x पहले लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा, या 5x बाद में लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा? आंसर है नहीं, आप कहीं भी लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, गलत कभी नहीं होता। 5x लिख लिया, फिर 2x लिख लिया, फिर क्या है 10, आखिरी वाला पद ज्यों का त्यों। क्या समझ में आया कि जो बीच वाला पद है उसकी जगह पे केवल 5x और 2x बस लिख दिए हैं और बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों है। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल कितने पद हो गए हैं? 1 2 3 4। टोटल कितने पद है बेटा? 4 पद हो गए। तो 2 पद अलग अपने दिमाग में सोचिए, आपको ये लाइन नहीं खींचनी है एग्जाम में, और 2 पद अलग आपको ये सोचना है। ठीक है, टोटल 4 पद हैं तो हमने 2 में सेपरेट कर दिए, 2 में अलग कर दिए, कॉमन निकालना है क्योंकि हमें। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। सोचिए जरा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। तो देखो x यहां पे है, x यहां पे भी है, क्योंकि x के ऊपर 2 की घात का मतलब है x गुणित x, यानी इसके पास तो 2 x हैं और इसके पास 1 x है, तो ये कॉमन तो एक आराम से दे देगा। अब बात करते हैं, x तो दोनों के पास कॉमन है, और क्या है कुछ और? देखो इसके पास 5 है लेकिन इसके पास 5 नहीं है, तो केवल x ही कॉमन आएगा। x कॉमन हम निकाल सकते हैं दोनों जगह से। तो अब इन दोनों के पास क्या बचेगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। क्या बचेगा बताओ? पहले के पास गए, पूछा भाई साहब तुम्हारे पास क्या बचा, तो उसने कहा, अपनी स्टोरी बताई कि देखो x कॉमन निकल गया तो 1 बच गया था मेरे पास x, क्योंकि मेरे पास 2 थे। प्लस है तो प्लस लगा लिया। इससे पूछा तुम्हारे पास क्या बचा, उसने कहा कि x मेरा निकल गया तो मेरे पास केवल 5 बचा, तो ब्रैकेट में ये बचा। इसके बाद ये दोनों पद जब लिख जाएं, दोनों पद के बाद जो भी चिन्ह हो वो चिन्ह आपको यहां पे लगाना है। किसका चिन्ह है ये? प्लस का। तो यहां पे आप प्लस का चिन्ह लगाओ, बिना टेंशन, फ्री हो गए बिल्कुल। इसके बाद अब इन दोनों में सोचो क्या है कॉमन। तो आप जो नए बच्चे होते हैं जो पहली बार समझ रहे हैं वो क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे, यहां पे 2 है, वो कहेंगे कि यहां पे तो 2 है ही नहीं, तो 2 कॉमन तो नहीं आ सकता, और वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 कॉमन वहां से निकल सकता है जहां जहां 2 का पूरी बार भाग चला जाता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो 2 की दुनिया में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सब 2 कॉमन निकाल सकते हैं वहां से। तो 2 की दुनिया में 10 आता है क्या? 2 पंचे 10, 5 बार में आता है ना 10, तो 2 कॉमन दोनों जगह से निकल सकता है। अब बात करते हैं x की। x यहां पे है लेकिन यहां पे तो नहीं है ना, तो x कॉमन नहीं निकलेगा, केवल 2 निकलेगा। अब कोष्टक बना लो, और कई सातिर दिमाग वाले बच्चे क्या करते हैं कि यही कोष्टक लिख देते हैं, क्योंकि वो रट लेते हैं कि यही है। बिल्कुल सही है, आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन मुझे नियम से बताना है। तो 2 कॉमन निकाल दोगे, क्या बचेगा इन दोनों के पास? इससे पूछा 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? x, प्लस है तो प्लस, और 2 पंचे 10, 5 आ गया। तो यही कोष्टक आता है। मैं अब फिर से आपको बता दे रहा हूं कि अगर ये दोनों कोष्टक आपके एक से नहीं आए तो समझ लो सवाल गड़बड़ कर दिया है, कहीं गलत हो गया है। और अगर ये सेम आ गए तो फिर एग्जाम में मजा ही मजा है। अब ये 2 जगह लिखा है तो इसको एक जगह लिख दो, ठीक है, एक जगह लिख दो, और बाकी जो है
देखो दो कोष्टक है ना, x+5 और x+5 दो जगह है तो इसको एक जगह लिख दो, बाकी जो बचा है x+2 उसको लिख दो, है ना। अब देखो चूंकि हमें शून्यक ज्ञात करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये तो इस बहुपद के गुणनखंड है, अब हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं तो हम दोनों कोष्टक के बराबर 0 ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे शून्यक के लिए, हेडिंग डाल देंगे शून्यक के लिए। अब इसके बाद क्या करना है, पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लेंगे तो x+5 बराबर 0, बीच में लिखेंगे या, ठीक है, ये लिखना है आपको। और दूसरे कोष्टक के बराबर भी आपको क्या ले लेना है, 0। इतना कर लोगे, ठीक है। जो धन का 5 है इस तरफ लेके आ जाओ तो माइनस का हो जाएगा, और जो धन का 2 है उस तरफ ले जाओ तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आपको जो शून्यक मिलेंगे, अतः पहला शून्यक अल्फा मान लो, अतः शून्यक अल्फा बराबर मान लो -5, पहला शून्यक अल्फा, और दूसरा शून्यक मान लो ये बीटा का चिन्ह है तो इसे मान लेंगे β2। ये अल्फा कहलाता है ये, और ये बीटा कहलाता है। और अल्फा बीटा यूनान देश के अक्षर हैं, यूनानी भाषा के शब्द हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा ऐसा बनाया जाता है और बीटा ऐसा। आगे आप गामा के बारे में भी पढ़ोगे, जो ऐसा बनता है, ये गामा है, आगे पढ़ोगे, ठीक है, अभी मत पढ़ना, अभी है ही नहीं आपके सिलेबस में। तो अल्फा और बीटा जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, अल्फा। आप लिख भी आप अपने नोट्स में कहीं भी लिख सकते हो अल्फा, और ये क्या है, बीटा, ठीक है। तो अल्फा पहला शून्यक कहलाता है और बीटा दूसरा शून्यक कहलाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये निकला है शून्यक, लेकिन शून्यक के साथ क्या करना है, जांच भी करना है। जांच कीजिए शून्यकों और गुणांकों की। तो अब आपको यहाँ पे प्यारी सी हेडिंग डालनी है, जांच। अब जांच दो तरीके से होती है। पहली होती है शून्यकों का योगफल बराबर, और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, -x का गुणांक और बटे होता है x वर्ग का गुणांक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। शून्यकों का योगफल है ये। दूसरा होता है गुणनफल। मैं यहाँ पे सूत्र जो है यहाँ पे लिख के लाया हूँ। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक, और शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ये दोनों सूत्र याद कर लेना, स्क्रीनशॉट मार दो इसका, ये लिख लेना। देखो इसमें क्या है, नीचे क्या लिखा रहता है, नीचे बताओ क्या लिखा रहता है, x वर्ग का गुणांक। इधर भी देख लो x वर्ग का गुणांक। तो ये तो याद करना बहुत आसान है ना, बटे में पहले से ही लिख सकते हो x वर्ग का गुणांक, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो याद हो जाएगा। सिर्फ योगफल में होता है -x का गुणांक और गुणनफल में होता है अचर राशि। इतना याद नहीं रख पाओगे क्या, योगफल में होता है -x का गुणांक और गुणनफल में होता है अचर राशि। बोलो याद हो जाएगा ना, हो जाएगा ना याद, बिल्कुल सही है। चलो अब ये हमने लिखा योगफल के लिए। शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, तो इनका योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, थोड़ा अंतर दे दे के लिखना क्योंकि ये बटे वाला है, और फिर ये फिर से, मतलब ये उत्तर तक चलेगा आखिरी तक। अब इसके बाद जो योगफल है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान जो है, ये तो हमने जो का त्यों लिख लिया था। अल्फा कितना है, -5, तो अल्फा के नीचे क्या लिखना, -5। फिर प्लस है तो प्लस, और फिर बीटा कितना है, बीटा है 2 बराबर, ये फिर से ज्यों का त्यों, ये देखो लिख लिया। अब देखो माइनस का 5 और प्लस का 2 है तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। 5 में से 2 का कितनी बची, 3, बटे कुछ नहीं है तो 1 कर लो बराबर, और ये फिर से ज्यों का त्यों लिख दो। यहाँ पे एक चीज बस करेक्ट करना है, सॉरी, यहाँ पे देखो प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2 होगा, ये मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ क्या होगा, -7 हो जाएगा। 5 और 2 माइनस माइनस की जुड़ के -7 बटे 1 बराबर। और ये जो है ये फिर से ज्यों का त्यों लिखोगे, यानी -x का गुणांक और बटे क्या आ जाएगा, x वर्ग का गुणांक, है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों जगह से कट जाएंगे,
तो क्या बचेगा, 7/1 बराबर x का गुणांक, और बटे क्या हो जाएगा, x वर्ग का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, 7। क्या सच में है 7? आइए देखते हैं। जो हमारा द्विघात बहुपद दिया गया था, इसमें जो x का गुणांक है वो वास्तव में 7 ही तो है। यानी कि जांच हो गई है कि x का गुणांक कितना होना चाहिए, 7। सही है। अब आगे देखो, x वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है। क्या सच में है? एक बार देख लेते हैं। x वर्ग का आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 ही माना जाएगा। यहाँ पे जांच करने से पता चला कि जो कि सत्य है। क्या लिखेंगे, जो कि सत्य है। इस तरीके से आप लिख लेना। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, बराबर का चिन्ह। शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, देखो योगफल कर लेंगे, उसके बाद आप गुणनफल निकालेंगे। अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल जो है वो क्या होगा, गुणनफल, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो अल्फा का मान था वो था -5, और जो बीटा का था वो था -2। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2। तो शून्यकों का गुणनफल -5 गुणित -2 बराबर ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे बताइए, 5 दूनी 10, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण का धन बनता है गुणा में, और बटे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं, और ये फिर से ज्यों का त्यों। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अचर राशि कितनी होनी चाहिए, 10। आइए द्विघात बहुपद में देखते हैं कि सच में है कि नहीं। ये देखो, ये लिखा है 10, ये अचर राशि है। अचर राशि मतलब कोई भी संख्या अचर राशि कहलाती है, जो किसी बहुपद में सबसे आखिरी में होती है संख्या। तो ये अचर राशि 10। और x वर्ग का गुणांक कितना है, 1। तो वो तो पहले भी था, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, x वर्ग का गुणांक कितना है, 1। तो यहाँ भी लिख सकते हैं जो कि सत्य है। तो इस तरीके से हमने लिखा। तो ये सवाल जो है यहाँ पे खत्म होता है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ। और अगर आपको नोट्स लेना है मैथ्स के तो वो नोट्स भी आप ले सकते हो। बस बन के रेडी हो जाएंगे कुछ ही टाइम में। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है तब तक बन जाए। तो आप रिसेंट वीडियोस ज़रूर देखते रहना, या कम्युनिटी पोस्ट में कि कहाँ से नोट्स हम ले सकते हैं, तो आपको मैथ्स की नोट्स भी मिल जाएंगे। एक बार सर्च करना, चैनल पे विजिट करना, अलग अलग जगह पे वीडियोस, रिसेंट वीडियो कम्युनिटी पोस्ट पे है ना, लाइव क्लासेस में, कहीं भी। लाइव में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे कम्युनिटी में मैं डाल सकता हूँ। जिस जिस बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो इस नंबर पे संपर्क करे, तो वो नंबर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना है। तो एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि बन रहा है कि नहीं। अगर बन जाएगा तो कमेंट में नीचे लिख देना कि मेरे से सर बन गया है, बहुत अच्छा है। ठीक है। अब हम लोग उदाहरण 3 करेंगे, और उदाहरण 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।